नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है पहाड़ प्रभात का और बुलेटिन का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और जानकारी के अनुसार अलर्ट किया है प्रशासन ने। प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। ओलावृष्टि और तूफान को लेकर भी आशंका जाहिर की गई है। 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं, यानी करीब एक हफ्ता मौसम अभी परेशान करने जा रहा है। बदलते मौसम से तापमान में भी लगातार बदलाव है, गिरावट है। और आपको ये भी बता दें कि बारिश और बर्फबारी एक तरह से बागवानों के लिए सिरदर्द बन सकती है। खराब मौसम फ्लावरिंग पिक पर चल रही है सेब, और ऐसे में किसानों बागवानों की चिंताएं भी बढ़ना लाजमी है। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, खबर है कि एक बार फिर मौसम जो है करवट ले रहा है। बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए रितेश, जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से वीरवार और शुक्रवार यानी आज और कल के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साथ में इसके अलावा ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान को लेकर भी चेताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, क्योंकि मौसम खराब लगातार पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर प्रदेश के अंदर सक्रिय हुआ है। और ऐसे में जो इसका असर है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आगामी 23 अप्रैल तक प्रदेश में जो मौसम है इसी तरह का बना रहना है, यानी कि अगले हफ्ते तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। हालांकि अगले हफ्ते इसमें से कुछ थोड़ी सी राहत प्रदेश में मिलती हुई नजर आएगी। बात करें तो इसके अलावा इसका असर जो है ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, खासतौर पर किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सवेतपुर, मंडी, शिमला और कुल्लू और चंबा के जो इलाके हैं यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश के साथ साथ अंधड़ तूफान की भी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में इसका असर तापमान पर भी निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। बात शिमला की करें तो यहाँ पर अब तापमान 24.2 डिग्री तक पहुंच गया है। ऊना में 33.4 डिग्री पे, तो कलपा में 12.4 डिग्री पे पहुंच गया है। तो इसी तरह से जो तापमान है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते काल जो है वो तापमान में काफी वृद्धि देखी गई थी और ऐसे में गर्मी जो है वो बढ़ती प्रदेश में नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ बारिश से तापमान पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मौसम का सबसे जो बड़ा प्रभाव है वो बागवानी पर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त सेब की फ्लावरिंग है वो बिग बेल्ट और लोअर बेल्ट में तकरीबन फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच गई है। तो ऐसे में अगर बारिश और ओलावृष्टि होती है तो उससे फूल झड़ने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे आने वाले समय में फसल को एक बड़ा नुकसान, क्योंकि अगर फ्लावरिंग सीजन ठीक से नहीं चल पाया तो आने वाले दिनों में जो फ्रूट बनना है, जो सेब तैयार होना है, उस पर एक बड़ी मार बागवानों को पड़ सकती है। ऐसे में बागवानों के लिए ये जो मौसम है ये चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। जी नितेश। रॉबिन, आपने विस्तार से बताया किस तरह से इस मौसम बदलने का जो असर है धरातल पर पड़ रहा है। बागवानों किसानों के ऊपर भी चिंताएं एक तरह से मंडरा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि अब पर्यटन की दृष्टि से ये जो बदलता हुआ मौसम है क्या कुछ बता रहा है? क्या पर्यटन को लेकर अच्छी खबर है? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि बरसात जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से बरसात ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को हिट किया, उससे लोगों में जो भय है वो हालांकि थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, तो ऐसे में मनाली और चंबा के जो इलाके हैं, चाहे कुल्लू के इलाके हैं, यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार तो हमेशा ही पर्यटक करते हैं। तो लिहाजा इसका असर जो है पर्यटन कारोबार पर भी बढ़ेगा। जिस तरह से जानकारी उन तक पहुंचेगी कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अलग इलाकों में हो रही है, तो ऐसे में पर्यटकों की आमद भी इसको लेकर बढ़ सकती है। और क्योंकि अब समर सीजन हालांकि अब शुरू हो गया है शिमला समेत हिमाचल के तकरीबन सभी पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद आने लगी है। तो ऐसे में क्योंकि वीकेंड के साथ साथ ही बर्फबारी का मौसम है ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर पर्यटक भी उत्साहित नजर आएंगे और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जिन पर्यटकों की आमद है
बढ़ती हुई नजर आएगी और इसका असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉबिन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है और इसका व्यापक असर पड़ रहा है। एक तरफ अगर इसी तरह से मौसम खराब रहता है तो बागबानों और किसानों के चेहरे पर मायूसी छा सकती है, चूंकि अब फूल झड़ सकते हैं उससे और उससे सेब बागबानों को परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि बर्फबारी से पर्यटन गुलजार होगा, पर्यटन कारोबारियों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रदेश में जो मौसम को लेकर खबर है, आपको बता दें एक बार फिर, अगले एक हफ्ते के लिए मौसम में बदलाव की आशंका जाहिर की गई है। बर्फबारी, बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर भी आशंका व्यक्त की गई है और ऐसे में आज और कल बारिश बर्फबारी की आशंका है। प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश में बहुत बदलाव आया है। वहीं 500 सालों के बाद भगवान श्री राम को अपना स्थान मिल पाया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। दुनिया में अगले साल से मनाने की शुरुआत हो जाएगी मेरे भाई और बहनों। राम जी के जीवन के ऊपर इंडोनेशिया के बाली में और अन्य स्थानों में राम जी के ऊपर कथाएं होती हैं, नृत्य होते हैं, उनके जीवन के ऊपर कहा जाता है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर पिछले 70 सालों में ऐसा समय था कि राम जी के राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे और कई तो अब कहते हैं कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों भाई, इनको मौका देना फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का? तो मन पत्ता करने दसा मौका देने का फिर बाबरी मस्जिद बनाने का? नहीं नहीं, मंदिर बन के ठीक हुआ कि नहीं हुआ? आगे बना रहना चाहिए। ये हिंदू इतने धार्यपूर्वक होता है, हमारा पूरा समाज भारतवर्ष इतना धार्यपूर्वक होता है कि हमने 500 साल लगा दिए अपने देश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों से देखिए क्या बदलाव आया है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बन गया और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। तो वहीं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विपिन परमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान विपिन परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में जो पतझड़ की हवा है वो अभी थमने वाली नहीं है। हिमाचल में भी कांग्रेस का कुनबा बिखर चुका है। साथ ही सुक्खू सरकार अपना कोई भी चुनावी वादा पूरा करने में नाकाम रही है। कांग्रेस बिखरा हुआ है, कांग्रेस में बहुत बड़ा बिखराव है और कांग्रेस के जो ये 10 विधायक हैं ये अपनी कुर्सी को और अपना उनको क्या मिल जाए सरकार की ओर से और कैबिनेट स्टेटस हाथ में लग जाए, उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जनता की कोई भी चिंता इनको नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, आयुष्मान योजना बंद हो गई, हिमकेयर योजना बंद हो गई, सहारा योजना बंद हो गई, तो ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के वर्कर किस मुंह लेकर के जनता में जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और यहाँ के जो मंत्री हैं हमारे आदरणीय हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो पशुपालन मंत्री भी हैं पर गोबर की कीमत आज तक नहीं मिली और पशु धारकों को 100 रुपए और 80 रुपए किलो दूध खरीदना था, वो पूरा नहीं किया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे हिमाचल में बिखरा हुआ एक कुनबा है और यहां डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भारी मतों से लोकसभा में जीत करके जाएंगे।
हमीरपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार हुई। बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहने का तात्पर्य है कि समाज के हर वर्ग के लिए मोदी जी कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनके सहयोगी आज जो शराब के कारोबार में फंसे हुए और तिहाड़ जेल में हैं, आज वो शराब की बात कर रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो उनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप तो अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पिछले विधानसभा चुनावों में लोगों से जो वायदा किया था, उस वक्त भी लोगों से, महिलाओं से फार्म भरवाए गए। आज फिर ये नाटक आपने शुरू कर दिया कि हर महिला को 1500 रुपया पेंशन देंगे। जिनकी 1150 रुपये पेंशन थी, उनको आप 1500 रुपये पेंशन की बात करते हैं। मजाक लोगों में बनाया हुआ है, लोगों को गुमराह करने की बात है। तो वहीं बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर की कार्यशैली को आड़े हाथ लिया। संदीप सांख्यान ने कहा कि चुनाव विकास के दम पर लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी यहां से खेल मंत्री रहे और उनको चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए इतना ज्यादा बजट मुहैया कराते, चाहे वो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन उन्होंने खेलों के नाम पे सिर्फ बड़े बड़े मेगा इवेंट जरूर कराए, सिर्फ वो पॉलिटिकल इवेंट के अंदर बदले, लेकिन आधार जो जिसका था, उन खेलों का जो आधार था, जो खेलों की बातें में बुनियाद रखी जाती है, जिससे हमारा यौवन लोगों के अंदर अपनी उनकी जो शारीरिक क्षमता जो बच्चों की झलकती है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे सामने नहीं आई। मैं उनके आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी बता दीजिए कि कितने लोग हमारे बिलासपुर से, हमीरपुर से या ऊना से या हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेले हैं। अगर उन्होंने खेल के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई यहाँ पे डेवलप किया होता तो निसंदेह मैं कहता हूं कि यहां से खेल की गतिविधियां उनको बढ़ावा मिलता। लेकिन इन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटीज को लाया और यहां पे और कुछ नहीं किया। इन्होंने उसको पॉलिटिकल इवेंट खेलों के नाम पे किया और इसके ज्यादा कुछ नहीं किया। और यहां पे जो खेलों की स्थिति है, जो ग्राउंड की स्थिति है, वो बद से बदतर होती जा रही है जब से ये खेल मंत्री बने हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बद्दी पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर 56 पेटियां शराब की बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसएचओ बद्दी राकेश राय ने बताया कि बीती रात पुलिस को गश्त के दौरान यह सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, आगामी कार्रवाई भी जारी है। जी हाँ, कल रात को समय करीब 7:30 बजे हमारी टीम गश्त पे थी, तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि मनप्रीत सिंह है, संडोली खाबड़िया का निवासी, वो अपने किराए कमरे में उसने भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया हुआ है। इस सूचना पुख्ता विश्वसनीय थी, जिसके आधार पर हमने रेडिंग पार्टी तैयार की और मनप्रीत सिंह के जो किराए कमरे की उसकी जब रेड की गई, तलाशी ली गई, तो वहां से कुछ 56 पेटियां, जो कि इसमें पूरी बोतल, हाफ, क्वार्टर के अलग अलग ब्रांड की इसमें अंग्रेजी और देसी शराब की जो पेटियां बरामद हुई थी, जिसे कब्जा लेने के उपरांत तो जो मामला है हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया। और किन्नौर में 2 दिन बाद मौसम सुहाना हुआ है। ऐसे में जिले में तेज धूप खिलने के बाद बागवानों और किसानों ने खेती बाड़ी के कार्य दोबारा शुरू किए हैं। जिले में अप्रैल महीने में सभी फूलदार पेड़ों में फूल आने शुरू हो गए हैं और मौसम इसी तरह ठीक रहा तो भविष्य में फलदार पेड़ों में अच्छी फसल लगने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। किन्नौर जिला में 2 दिन बाद आज मौसम सुहावना हुआ है, जिसके बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस लेते हुए अपने खेती बाड़ी के सभी प्रकार के कार्य भी शुरू किए हैं।
जनजातीय जिला किन्नौर में अब सेब के बगीचों में फ्लावरिंग का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब बर्फबारी व बारिश यदि दोबारा से होती है तो फ्लावरिंग पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। जिला किन्नौर में 2 दिन मौसम खराब रहने के चलते जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में हल्की बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में लगातार 2 दिन बारिश हुई, लेकिन आज मौसम सुहावना हुआ है, जिसके बाद बागवानों किसानों ने जहां राहत की सांस लेते हुए अपनी खेती बाड़ी के कार्य शुरू किए हैं, वहीं पर्यटकों की आमद मौसम सुहावना होने के बाद जनजातीय जिला किन्नौर में बढ़ चुकी है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। मंडी जिले में सफाई ठेकेदार की बेटी ने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी क्रैक कर दिया है। ये कीर्तिमान बलहा घाटी की तरुणा कमल ने हासिल किया। तरुणा की इस कामयाबी से न केवल मंडी जिला बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है। तरुणा कमल बलहा घाटी के रत्ती गांव के रहने वाली हैं। तरुणा ने यूपीएससी की परीक्षा में 203 रैंक हासिल की है। उनकी इस कामयाबी से जहां क्षेत्र में खुशी का माहौल है, साथ ही तरुणा के घर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घर में भी शुभकामनाएं देने वालों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने जहाँ तक देखा, लड़कियों में थोड़ी हेजिटेशन है आगे बढ़ने की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की। लेकिन जब मेरी सिलेक्शन बीवीएससी में हुई थी डॉक्टर जीसी रेगी कॉलेज में, तो मैंने देखा कि लड़कियों में एक नया करेज आ गया और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गए। दे वांटेड टू टॉक टू मी, दे वांटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू देयर चिल्ड्रन आल्सो। सो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि अगर मुझे एक बेटर कोई प्लेटफॉर्म और भी मिलता है तो मैं और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। एंड थ्रू सिविल सर्विसेज सर, आई वुड लाइक टू, as any other aspirant or any other civil servant, I would like to do my best in it. मैं ये मानती हूँ कि आप जिस भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ये कीजिए वो कीजिए, आपको सिर्फ अपनी सुननी है। आपको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क करना ही है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे लगता है महिलाएं किसी भी तौर से किसी से भी कम नहीं हैं, तो उनको ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके रास्ते में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो अपने परिवारजनों के साथ बैठ के उन पर काम कर सकते हैं। और मेरा परिवारजनों को भी ये संदेश रहेगा कि कृपा करके अपनी घर की बेटियों को आगे बढ़ने से ना रोकें, उनकी सुने अथवा उनकी इच्छाओं पर विश्वास करें। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें हमीरपुर स्थित आईपीएच विभाग में एसडीओ पद पर कार्यरत 27 वर्षीय विनय कुमार ने ऑल इंडिया में 824वीं रैंक हासिल की है। विनय कुमार की इस कामयाबी पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ माता पिता ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई भी दी। सर, इसकी सूचना मुझे फ़ोन कॉल से मेरे दोस्त के द्वारा मिली। मैं एक्चुअली ऑफिस में था और लंच टाइम पे मैं घर आया और उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया, तो मेरा रैंक उसमें 824 आया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। और उसके बाद मैंने ये बात अपने फादर साहब के साथ शेयर की। मेरे मदर स्कूल में थे और उसके बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया। तो घर में खुशी का माहौल है। ये प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए और ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने मम्मी डैडी को और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और खुद को, जो मैं करियर ड्रीम करता था, जो मैं गोल हमेशा अचीव करने के लिए एम करता था, वो मैंने अचीव किया। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले का, मॉम डैड का, उनकी कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको बता दें, यूपीएससी में इस बार 1143 युवक युवतियों का चयन हुआ है। इस कड़ी में घुमारवी के आर्यन शर्मा ने भी परीक्षा में बाजी मारी। आर्यन शर्मा ने परीक्षा में 352वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर है। 23 का रैंक है, इस बार 352 रैंक आया है। तो इस जर्नी में मेरा घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा। बाकी मिनर्वा स्कूल से मैं शुरू से ही वो एसोसिएटेड रहा हूँ मिनर्वा स्कूल में शुरू से ही, तो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। कैसे? हाँ, मेरे को मतलब कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान लगा था, मैंने इसका थोड़ा सिलेबस चेक किया था, तो मेरे को लगा कि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो मतलब कि जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं इसमें, तो उससे इंटरेस्ट अच्छा बना रहता है एक बच्चे का पढ़ाई के लिए। और बाकी देश सेवा में काफ़ी अहम रोल है इन सर्विसेज का, तो उस वजह से मोटिवेशन हमेशा रही इस सर्विस के लिए। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में दिल्ली से आए पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में खड्ड में डूबने से मौत हो गई।
मामला जोगिंदर नगर के मच्छयाल खड्ड का है। बताया जा रहा है अपने दो साथियों को खड्ड में डूबता देख इस युवक ने छलांग लगाई, तो वहीं युवक के दोनों साथी तो बच गए, लेकिन दिल्ली निवासी युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। साथ ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 17/4 को समय करीब 5:30-6 बजे करीब हमें एक इंटीमेशन मिली थी कि एक सेंथल में कुछ मशाल नाम की जगह है जहाँ कोई एक लड़का डूब गया है। तो जिस पर हम मौका पे जाने की कोशिश की तो उतने वो लोग उसको लेके हॉस्पिटल आ गए थे। तो उसके साथी कार्तिकेय देश पांडे ने बताया कि ये बंटी बलविंदर सिंह और बंटी नाम का लड़का जो दिल्ली से यहाँ इसके पास आया था, और कार्तिक का जो यहाँ अपना एक वंडर म्यूजिशियन का एक उसने अपना होम स्टे ले रखा है और इसका दोस्त है, इसके पास आए थे। उसके भी एक दोस्त और था, शौनक कर्माकार और एक ज्योति। तो ये 4 लोग वहाँ मशाल में नहाने के लिए गए थे। तो 5:30 के लिए बजे के करीब शाम को जो वहाँ पहुंचे और कोई 5:45 बजे ये हादसा हो गया कि ये लोग नहा रहे थे। कार्तिकेय और ज्योति नाम की लड़की जो है वो पानी में नहा रहे थे। जो उसने बताया कि जो डूबने लगे और ये डूबते को बचाने की कोशिश, इसने सोचा कि ये लोग डूब जाएंगे और इसने सरदार जो बलवंत सिंह था बंटी ने इसने एकदम पानी में छलांग लगा दी और जो है खुद वो तो निकल गया परंतु ये खुद डूब गया, ऐसा बयान हुआ है। तो बंटी और बलवंत को अपने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।